ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है, लेकिन वो उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो अपने गैराज में काम करने वाले एक काले एनाकोंडा को फंसाकर उसके साथ क्या क्या करती है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी के शुरुआत में हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो जॉब के लिए एक बड़े शहर में आता है। माइक एक मैकेनिक होता है और उसे किसी भी प्रकार की गाड़ी ठीक करना आता है। इसके बाद माइक एक गैराज में जाता है, लेकिन यहाँ आने पर उसे ये मालूम चलता है उसने यहाँ आने में काफी देर कर दी, इसलिए उसे ये नौकरी नहीं मिल सकती। अब वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इस नए शहर में माइक के पास कोई घर भी नहीं था, इसलिए वो थक हार कर सड़क के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन तभी एक चोर आकर उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। माइक वहीं पास में ही आराम कर रहा था और जब माइक ये सब देखता है तब वो दौड़ता हुआ आता है और उस चोर से फाइट करके उसे भगा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है। निक पुलिस को अपना बयान देता है। तभी निक की वाइफ जेनी भी यहाँ पे पहुँच जाती है। निक देखने में काफी बुढ़ा था, लेकिन उसकी वाइफ जेनी काफी जवान होती है। यहाँ पे निक जेनी को माइक से मिलवाता है और उसे बताता है कैसे माइक ने उसकी जान बचाई। इसके बाद ये दोनों माइक को थैंक्स बोलते हैं और फिर जब माइक यहाँ से जा रहा था तभी निक उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है और माइक भी मान जाता है। इसके बाद हम माइक को निक के घर पे देखते हैं। डिनर के बाद माइक निक से कहता है, मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं काम के सिलसिले में आया था, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। ये सुनकर निक उससे कहता है, मेरा भी एक गैराज है और मुझे भी एक मैकेनिक की आवश्यकता है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे गैराज में काम कर सकते हो। चूँकि माइक के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो निक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले दिन निक माइक को लेकर अपने गैराज में जाता है और उसे उसका काम समझाता है। यहाँ पे निक माइक को एक कार दिखाते हुए कहता है, ये कार मैं अपनी वाइफ जेनी के लिए बना रहा, लेकिन मुझे इसका कार्बोरेटर नहीं मिल रहा, इसलिए वो माइक से कार्बोरेटर ढूंढने को कहता है। माइक यहाँ मन लगाकर काम करने लगता है। वो गैराज के सारे कामों को कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जेनी छुपकर माइक को देख रही। जेनी का ऐसे देखना माइक भी नोटिस कर लेता है और जेनी को देखकर वो समझ जाता है वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो चुकी है, इसलिए माइक को जब भी मौका मिलता है तो वो भी जेनी को देखा करता है। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन जेनी माइक के पास आती है और उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेकिन जेनी की बातों से माइक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे माइक जेनी से पूछता है, तुमने इस बुढ़े आदमी से शादी क्यों की? इस पर जेनी माइक से कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। फिर जेनी माइक को वार्न करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे गंदी निगाह से देखोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये कहकर जेनी यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद भी माइक उसे घूरना बंद नहीं करता। फिर एक दिन जब निक और माइक बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, उसी समय माइक आइस लेने के लिए किचन में आता है। किचन में जेनी भी होती है। माइक यहाँ पे जेनी को देखकर उसके करीब आने की कोशिश करता है और इस बार जेनी भी उसे नहीं रोकती। फिर अगले दिन हम निक को देखते हैं। वो गैराज में आया हुआ था। यहाँ पे माइक उससे कहता है उसने उस कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। ये सुनकर निक काफी खुश हो जाता है और तुरंत ही कार्बोरेटर लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। निक के जाते ही माइक जेनी के पास आता है और फिर दोनों जमकर घपाघप करते हैं। अब इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद निक वापस आ जाता है और कार्बोरेटर लगाकर कार को ठीक कर लेता है। इसके बाद वो उस कार को लेकर ड्राइव पे निकल जाता है। तभी जेनी आकर माइक से कहती है,
हमारे बीच जो भी हुआ वो केवल एक गलती थी और मैं ये गलती दोबारा करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती। उसी रात हम माइक और निक को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे निक काफी ज्यादा पी लेता है और पीने के बाद यहीं पे सो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर माइक जेनी के कमरे में आता है और ये लोग जहाँ पर फिर से टपाटप करते हैं। यहीं पे जेनी माइक से कहती है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताती। फिर अगले दिन हम निक को देखते हैं। वो माइक को लेकर एक ग्राउंड में आता है। यहाँ पे वो माइक से कहता है, ये जमीन मेरी है और जल्द ही इस जमीन की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस जमीन के किनारे हाईवे बनने वाला है। फिर निक माइक से अपना प्लान बताते हुए कहता है, मैं यहाँ पर मोटर रेसिंग स्टेडियम खोलना चाहता हूँ और अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता है तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर अगले दिन माइक जेनी को लेकर यहाँ पे आता है और ठीक उसी जगह पर खड़े होकर निक का सारा प्लान जेनी को समझाता है। ये सुनकर जेनी माइक से कहती है, अगर हम दोनों को साथ रहना है तो इसके लिए हमें निक को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर माइक को जेनी की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जेनी निक को मारने की बातें कर रही थी। इसलिए माइक जेनी को ऐसा करने से मना कर देता है। अगले दिन निक जेनी को अपने मोटो रेसिंग स्टेडियम का मैप दिखाता है। ये सब देखकर जेनी काफी खुश होती है और खुशी से निक के गले लग जाती है। लेकिन जब माइक उसे गले लगते हुए देखता है तो ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर जैसे ही रात होती है माइक जेनी के पास आता है, लेकिन जेनी उससे कहती है, हमें ये सब बंद करना होगा और मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं रह सकती जब तक मेरे हस्बैंड जिंदा है। ये सुनकर माइक ये समझ जाता है, अगर उसे जेनी के साथ रहना है तो उसे निक को मारना होगा। फिर अगले दिन माइक और जेनी गैराज में आते हैं। यहाँ पे दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं, ये लोग निक को कैसे मारेंगे। निक को मारने की बातें सुनकर जेनी डर जाती है, पर माइक उसे संभालते हुए कहता है, हम लोग उसकी मौत को ऐसे दिखाएंगे जैसे ये सब एक एक्सीडेंट था। फिर माइक के समझाने पर जेनी भी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी माइक के साथ में रहना था। माइक सारी रात अपने प्लान के बारे में सोचता है और निक को मारने वाली बात को सोचकर वो काफी परेशान भी हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर अगले ही दिन ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं और निक को गैराज में ले आते हैं। फिर जब यहाँ निक गाड़ी के नीचे काम कर रहा था तभी जेनी भी वहाँ पर आ जाती है और एक लीवर को खींच देती है, जिससे पूरी की पूरी गाड़ी निक के ऊपर गिर जाती है और यहीं पर निक की मौत हो जाती है। इसके बाद माइक जेनी से सुपरमार्केट जाने को कहता है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन जाने के टाइम जेनी के सैंडल में खून लग जाता है, इसलिए वो अपने सैंडल को रास्ते में ही फेंक देती है। इसके बाद जेनी सुपरमार्केट पहुँच जाती है। सुपरमार्केट से वो काफी सामान खरीदती है, लेकिन तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है। कॉल आते ही जेनी भागते हुए घर पे आती है और यहाँ आकर पुलिस से मिलती है। पुलिस वाला उसे बताता है, एक एक्सीडेंट में निक की मौत हो गई। ये सुनते ही जेनी रोने का नाटक करती है ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इधर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर से बातें कर रहा था, क्योंकि उसका शक माइक और जेनी पर भी होता है। पुलिस वाले को ऐसा लग रहा था जैसे माइक और जेनी ने ही निक को मारा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर माइक और जेनी मिलकर उस सैंडल को ढूंढ लेते हैं। चूंकि उस सैंडल पर खून लगा था, इसलिए ये लोग उस सैंडल को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन ये लोग तब तक सारे सबूतों को मिटा चुके थे, इसलिए पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर अगले दिन डिटेक्टिव माइक से पूछताछ करने के लिए आता है। तब माइक उसे बताता है, गैराज का लीवर काफी पुराना था, जिसकी वजह से वो टूट गया और दबने की वजह से निक की मौत हो गई। लेकिन डिटेक्टिव को माइक की इस बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप माइक की जासूसी करने लगता है।
अब काफी दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन जेनी माइक से कहती है वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर माइक काफी खुश होता है, लेकिन उस रात माइक को नींद नहीं आती और वो रात भर काफी परेशान रहता है। फिर अगले दिन बिना जेनी को बताए माइक पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है उसी ने निक को मारा था और इसमें जेनी की कोई गलती नहीं है। इधर जब जेनी की आंखें खुलती है तब उसे एक लेटर मिलता है। लेटर पर माइक ने लिखा था, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माँ बाप जेल में थे और मैं ये नहीं चाहता मेरा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके बाद हम काफी समय बाद का टाइम देखते हैं। अब निक का ड्रीम मोटो स्टेशन बनकर तैयार था और इस पूरे बिजनेस को जेनी ही संभाल रही थी और इस बिजनेस में जेनी को काफी फायदा भी हो रहा था। वहीं दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं, वो जेल में ही होता है और जेनी अक्सर उसे अपने बच्चे की फोटोज भेजती है, जिसे देखकर माइक मन ही मन खुश होता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। यहाँ वो अपने असिस्टेंट से उसके बच्चे के फोटोज ले रही थी। यहीं पे हमें मालूम चलता है जेनी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही उसका कोई बच्चा है। दरअसल जो फोटोज वो माइक को भेजती है वो उसका बच्चा नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट का बच्चा है। तभी हम जेनी के पास एक लड़के को देखते हैं और ये वही लड़का था जिसने शुरुआत में निक पर हमला किया था, क्योंकि शुरू से ही जेनी और इस लड़के का अफेयर चल रहा था। और इसी के साथ यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।